हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं एओडी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन कर्व्स। एंगल बिटवीन कर्व्स बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना। टेंजेंट नॉर्मल के अंदर ही आता है। दिस विल बी लास्ट पॉइंट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन कर्व्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि लेट्स से ये मेरा एक कर्व है C1, ये मेरा एक कर्व है C2, ठीक है। तो जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे दोनों कर्व के टेंजेंट्स के बीच में एंगल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द कर्व्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से C1 है मेरा, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लेट्स से दिस इज T1 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P माना है, ठीक है। और P पे मैंने C2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में T1 T2 के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो लिख लो डेफिनेशन वाइज, एंगल बिटवीन the curves is defined as angle between the tangents at their point of intersection, ठीक है ना, at their point of intersection। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जो हमारे कर्व है वो क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा भी जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व ले लिया, ये एक कर्व ले लिया मैंने ये, तो इस केस में हमारे क्या होंगे, दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देयर कैन बी मोर देन वन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। फॉर एग्जांपल इधर क्या आएगा हमारा, लेट्स से मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस कर्व पे इस पे ड्रॉ किया, तो लेट्स से दिस इज θ1। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पे ड्रॉ किया, लेट्स से दिस एंगल इज θ2। सो व्हाट इज द पॉइंट कि देयर कैन बी मोर देन वन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, देयर कैन बी मोर देन टू एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ठीक है। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व इज 90 डिग्री देन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो लिख लो इसको, इफ एंगल of intersection is 90 degree then curves are said to intersect orthogonally, then curves are said to intersect orthogonally, ठीक है। तो हम बोलेंगे कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर मान लो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और मान लो एक तुम्हारा 90 आ जाए, एक 90 आ जाए लेट्स से ए पॉइंट पे, और लेट्स से दिस इज द बी पॉइंट, इस पे कुछ और एंगल आ जाए, लेट्स से 30 डिग्री आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ए पे तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट बी पे नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं क्या बोलूंगा कि कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल। हम कर्व को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व बोल रहा हूं मैं, कर्व को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब जितनी जगह वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, हर जगह 90 डिग्री इंटरसेक्ट करें, तब उस कर्व को भी हम बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो लिख लो इसको कि इफ एंगल बिटवीन, ऐसे लिख लो, इफ एंगल ऑल द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल लगाया मैंने, इफ ऑल द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, if all the angles of intersection are 90 डिग्री, अगर सभी जितने भी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सभी जगह 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then curves are called orthogonal curves, then curves are called orthogonal curves। ऑर्थोगोनल कर्व्स समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं C1 और C2 को ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलूंगा, ऑल्दो एक जगह 90 बन रहा है, हाँ दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे, दोनों जगह 90 बनता, तब मैं बोलता दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है। चलो
चलो अब देखते हैं कि निकालेंगे कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो उससे पहले क्या करो, पॉज करो, कॉपी दीज पॉइंट्स। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो हो गया, होता क्या है, अब हम देखते हैं निकालेंगे कैसे। तो लिख लो प्रोसीजर, हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। प्रोसीजर स्टेप वन लेट्स से ये मेरा एक तो कर्व है, दोबारा बना लेता हूं C1 एंड लेट्स से दिस इज C2। लेट्स से देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। तो हमने क्या बताया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, P पॉइंट पे दोनों कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे उन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज व्हाट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ठीक है, तो स्टेप वन क्या होगा, ऑफ कोर्स पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिन दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है उन दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सबसे पहला पॉइंट। स्टेप टू क्या होगा कि अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मैं इसको ले रहा हूं, लेट से x1 y1, मैंने मान लिया लेट से x1 बाय p, इस डायग्राम के हिसाब से p एंड द कोऑर्डिनेट इज x1 y1। ठीक है, वेरी प्रोसीजरल, कोई ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट से P आया, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम निकालेंगे dy by dx फॉर बोथ द कर्व्स एट पॉइंट P। मैं क्या करेंगे, हम dy by dx निकालेंगे फॉर द कर्व C1 एट पॉइंट P, लेट से दिस इज M1। फिर हम निकालेंगे dy by dx फॉर कर्व C2 एट पॉइंट P, लेट से दिस इज M2। देन एंगल बिटवीन द कर्व्स विल बी, देन एंगल between the curves will be क्या हो जाएगा, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, और थीटा को इस साइड रख के tan इनवर्स उस साइड कर लेंगे। अच्छा एक चीज और, बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेल द एक्यूट एंगल, बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेल द एक्यूट एंगल, देयरफॉर आई पुट द मॉड। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बिटवीन द कर्व्स विल बी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 minus m2 upon 1 प्लस m1 m2। ठीक है, क्लियर है, मॉड क्यों लगाया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेल द एक्यूट एंगल, क्योंकि अगर दो लाइंस के बीच में 130 डिग्री एंगल है तो हम ये भी बोल सकते हैं 150 एंगल है, बट डिफॉल्ट मुझे 30 बोलना है। ठीक है, हाँ मल्टीपल चॉइस आता है उसमें 30 और 150 दोनों होते हैं, तो फिर हम दोनों लिखेंगे, बट सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, दोनों मेंशन है, तो वी विल बाय डिफॉल्ट वी विल टेल द एक्यूट एंगल। ओके, सो प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। दिक्कत कहने का मेन टास्क जो होगा ना तुम्हारा, वो इसी के लिए होगा, स्टेप वन के लिए। dy by dx निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज है, ये भी फॉर्मूला लगा दोगे आंसर, मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन टास्क होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में। ठीक है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग में एक दो नोट और लिखवाऊंगा। फर्स्ट स्टेप के करस्पॉन्डिंग क्या नोट है कि हम मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखवाया तो है मैंने थियोरेटिकली कि भाई तुम्हें निकालना है, बट क्या है कि जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना तब तक हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे क्या होगा कि तुमने जैसे कोई C1 कर्व है उस पर dy by dx निकाला, ठीक है, और मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 y1, तो तुम्हारा x1 y1 का फंक्शन आ जाएगा स्लोप। सिमिलरली तुम्हारा dy by dx कर्व 2 के लिए निकालोगे उसमें भी x1 y1 आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमें x1 y1 निकालने की जरूरत ना पड़े, जब हम इस फॉर्मूले में रखें तो वो x1 y1 वगैरह वो सब कट पिट जाए। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इसका वैल्यू आया, लेट से मैंने dy by dx निकाला एट पॉइंट P, और लेट से मान लो आ गया x1 आ गया मान लो, और मान लो इसका वैल्यू आ गया -1 by x1। एक मिनट के लिए आया मान रहा हूं मैं, तो दैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो यू कैन सी कि दोनों का प्रोडक्ट इज -1, दैट मींस ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो कहीं जरूरत पड़ेगी मुझे x1 y1 निकालने की? बिल्कुल नहीं। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं कि जब तक जरूरत ना पड़े हम निकालेंगे नहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज कि जैसे अभी एक दो एग्जांपल हम ऐसे भी करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब इधर e की पावर x समथिंग लिखा है, इधर ln समथिंग लिखा है, ln ऑफ समथिंग। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका तो है नहीं। तो उसमें क्या करेंगे हम ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, कि देखेंगे कि हाँ ऑब्जर्वेशन से रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे कि हम पहले करते थे। ठीक है ना, जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था उस वक्त भी ये डिस्कस किया था कि हम ग्राफिकली भी देखेंगे। मतलब इसमें दो चीज देखनी होती है कि एक तो ऑब्जर्वेशन से एक रूट निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि उसके अलावा कोई और इंटरसेक्शन नहीं होगा, फिर वो हम ग्राफिकली देखेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट को और लिख लो
कि जब तक जरूरत ना पड़े डोंट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक तो पहले ऐसे लिख लो, ट्राई टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ऑब्जर्वेशन से। अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे तब और क्लियरिटी आएगी। ट्राई टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन। और दूसरा मेन पॉइंट, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाला। हमने जो भी वैल्यू आई इधर x1 y1 के टर्म्स में, इधर भी जो x1 y1 के टर्म्स में आई वो इसमें प्लग कर दी। अगर लग रहा है कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, जरूरत पड़ रही, तब हम गए, देखा ऑब्जर्वेशन से आ रहा है क्या, ऑब्जर्वेशन से भी नहीं आया, फिर हम देखेंगे कि भाई सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है ना, एक्चुअली लिखवाने को तो मैंने पहला स्टेप लिखवाया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट जरूरत नहीं है इसका। ठीक है ना, जो स्मार्ट क्वेश्चन होंगे उनमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली नहीं आ पाएगा, तो दैट इज नॉट सॉल्वेबल इक्वेशंस एक्चुअली। ठीक है ना, तो इधर भी लिख लो, until not required don't find point of intersection, point of intersection। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ठीक है ना, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं इसके ऊपर। थियरी के फॉर्म में इसमें इतना ही है, एक दो पॉइंट और ऐड कर रहा हूं मैं। तो बिफोर दैट कॉपी करो इसको, मैं रब कर रहा हूं इसको। मैंने बोला कि मान लो जो दो टेंजेंट्स हैं बिटवीन द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनमें से एक अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मैंने बोला लेट्स से ये एक मेरा कर्व है और एक मेरा ये कर्व है। ठीक है, तो अब मान लो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, लेट्स से ये C1 है और लेट्स से ये C2 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मान लो C1 के लिए टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ गया। हॉरिजॉन्टल आ गया मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। और लेट्स से T2 इज द टेंजेंट टू द कर्व C2। लेट्स से दिस इज द थीटा, इसका स्लोप इज m1 which is 0 एंड इसका स्लोप इज m2 which is something। तो मैं एंगल बिटवीन द कर्व्स कैसे बोल सकता हूं, एक तो क्या है कि वैल्यू प्लग कर सकते हो तुम फॉर्मूले में, वही हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक ऐसे बोल सकते हो कि अगर एक टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये लेट्स से T1 है which is पैरेलल टू x एक्सिस। अब मुझे पता है कि कोई भी लाइन दो पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। लेट्स से मैंने कहा ये दोनों पैरेलल लाइंस है और एक तीसरी लाइन है जो इसके साथ थीटा बना रही है, तो इसके साथ भी थीटा बनाती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैंने बोला दीज टू आर पैरेलल लाइंस। अगर ये लेट्स से L3 जो है L1 के साथ थीटा एंगल बना रही है एंड L1 L2 आर पैरेलल, देन L3 जो है वो L2 के साथ भी थीटा बनाएगी। अच्छा, फिर मैंने बोला कि T1 इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा, और फिर मैंने बोला कि T2 जो है जो एंगल T1 के साथ बना रही है वही एंगल x एक्सिस के साथ बनाएगी, क्योंकि T1 एंड x एक्सिस इज पैरेलल। देयरफॉर मैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या बोल सकता हूं, इट इज सिंपली स्लोप ऑफ दिस लाइन, tan इनवर्स स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है ना, तो ऐसे लिख लो, इफ वन ऑफ द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, इफ वन ऑफ, ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए हो गया, इफ वन ऑफ द टेंजेंट, नहीं भी समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या करो, जो फॉर्मूला था tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उसमें m2 को 0 डाल दो या m1 को 0 डाल दो। ठीक है ना, क्योंकि एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, बट मैंने लॉजिकली समझाया इसको। इफ वन ऑफ द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, लेट्स से T1, देन angle between the tangents will be tan inverse of mod of m2। ठीक है ना, अगर एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स mod m2। जो दूसरे पहले वाले का जो पहला वाला एंगल बना रहा है ना x एक्सिस के साथ, वही एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट को वर्टिकल कर रहा हूं। If one of the tangent is vertical, तब क्या होगा सिनेरियो सोचो। मैंने बोला एक टेंजेंट वर्टिकल हो गया, तो लेट्स से मैं डायग्राम बनाता हूं, पहले इसको नीचे वाले को रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना उसको अगर नहीं किया हो तो। मैंने बोला कि अब एक टेंजेंट अगर वर्टिकल है और द सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस इज द कर्व
और ये मेरा दूसरा कर्व है, दिस इज माई C1, दिस इज माई C2। लेट से C1 पे टेंजेंट डाला एंड दैट इज वर्टिकल, तो लेट से ये मेरा वर्टिकल टेंजेंट आ गया T1 और ये मेरा C2 पे टेंजेंट आ गया T2। नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अब क्या बोलूंगा मैं, अब मैं क्या बोलूंगा, हमारा जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स होगा वो कितना होगा, थीटा है वैसे तो, बट इन टर्म्स ऑफ M1 M2 क्या होगा। एक तरीका तो क्या है, तुम M1 को इंफिनिटी डाल दो उस वाले फॉर्मूले में, N1 M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 M2 में। एक तरीका हम क्या बोल सकते हैं कि लेट से ये मेरा x एक्सिस है कहीं तो, ठीक है ना, ये मेरा x एक्सिस है, सो दिस एंगल प्लस थीटा शुड बी 90 डिग्री। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, C2 कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, सो दिस एंगल इज बेसिकली tan इनवर्स मॉड M2। T2 एंगल कितना बना रहा है x एक्सिस के साथ, उसका एंगल क्या होगा, अगर उसका स्लोप M2 है तो दैट इज tan इनवर्स मॉड M2। तो मैं अब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स को क्या लिख सकता हूं, थीटा को क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस tan इनवर्स मॉड M2। तो ये भी फास्ट कैलकुलेशन के लिए काम आएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ M2। फर्दर अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स मॉड M2, cot इनवर्स मॉड ऑफ M2। एंड फर्दर दिस कैन बी रिटन एज cot इनवर्स समथिंग में, अगर समथिंग पॉजिटिव है तो उसको tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेट करके। सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन मॉड M2, दैट्स इट, ठीक है ना। हालांकि ये दोनों पॉइंट अगर तुम नहीं भी समझ में आया, है तो बहुत ही सिंपल, मैंने अच्छे से बताया है, बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है यार, तो तुम क्या करो, ये वाला जो हमारा तो बेसिक फॉर्मूला यही है, tan इनवर्स मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसमें एक बार क्या करो, एक बार M1 को 0 डालो और एक बार इंफिनिटी डालो, यू विल गेट द सेम थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल थियरी अबाउट एंगल बिटवीन द कर्व्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो लेट मी रब इट नाउ। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, चलो लिखो, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट वन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y square is equal to 4x and x square is equal to 2y, ठीक है। We have to find the angle of intersection between these two curves. So ये तो बहुत स्टैंडर्ड कर्व है हमारे, both are parabola. तो let us draw the figure first. तो y square is equal to 4x. Let's say ब्लैक कलर में मैं C1 कर्व बना रहा हूं, C1 is equal to y square is equal to 4x, ठीक है। और चलो ब्लू कलर में बना रहा हूं दूसरा कर्व, x square is equal to 2y, mouth opening upward parabola, vertex origin. So this is the curve C2 which is x square is equal to 2y, ठीक है। तो दिख रहा है ये दोनों कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो A तो निकालने की जरूरत नहीं है, A तो हम ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है 0,0 आएगा। और एंगल भी हम बता सकते हैं इधर, क्यों, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि y square is equal to 4x के लिए y axis will be the tangent and x square is equal to 2y के लिए x axis is the tangent origin पे। तो बेसिकली इस पॉइंट पे एट ओरिजिन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन टेल इट इज 90 डिग्री। तो हम ये बोलेंगे ये दोनों कर्व ओरिजिन पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या लिखूंगा मैं आंसर में, एट ओरिजिन C1 एंड C2 कट्स ऑर्थोगोनली। बट मैं इन दोनों को कर्व को ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलूंगा अभी। हाँ, अगर बी पॉइंट पे मैंने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, अगर वो भी 90 आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि दीस टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्योंकि ऑर्थोगोनल कर्व्स जब बोलते हैं जब सभी जगह जितनी भी जगह वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सभी जगह एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आए तब। बट अभी मैं इसको ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलूंगा। हाँ, इतना बोल दूंगा कि ओरिजिन पे दे बोथ कट ऑर्थोगोनली, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट निकालते हैं फिर। तो पहले वाले का एक काम करते हैं, पहले dy by dx निकालते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1, सबसे पहला पॉइंट तो मैंने वो पॉइंट मान लिया x1 y1, ठीक है। तो पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट किया तो 2y डैश इज इक्वल टू 4। तो y डैश मेरा कितना आया 2 अपॉन y एंड आई विल इवैल्यूएट इट x1 y1। तो ये मेरा आ गया 2 अपॉन y1। दिस इज माय लेट्स से m1,
ठीक है। अब दूसरे कर्व के लिए डिफरेंशिएट किया तो 2x इज इक्वल टू 2y डैश, तो y डैश कितना आया x, वी हैव टू इवैल्यूएट एट x1 y1, तो मेरा कितना आया ये x1, दिस इज माय m2। तो बस अब हमें फॉर्मूले में रखना है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखो अभी मैंने निकाला नहीं है x1 y1, देख रहा हूं मैं कहीं हो सकता है जरूरत ना पड़े, तो मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब वैल्यू प्लग कर देते हैं, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो m1 इज दिस 2 अपॉन y1 माइनस m2 इज x1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 m2, तो 2x1 अपॉन y1 प्लस 2x1 अपॉन y1। तो दिस यू विल गेट आफ्टर टेकिंग एलसीएम tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस x1 y1 अपॉन y1 प्लस 2x1। तो कुछ कटपिट तो नहीं रहा, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा। अब समझ में आया मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब तक जरूरत ना पड़े। अब ऐसा भी हो सकता था ना कि मान लो y1 प्लस 2x1 0 हो जाता, तो हम डायरेक्टली ये बोलते क्या एंगल बिटवीन द कर्व इज π/2, या फिर मान लो x1 y1 की वैल्यू 2 हो जाती, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते एंगल बिटवीन द कर्व इज 0, ठीक है ना। तो जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम x1 y1 नहीं निकालेंगे। बट अब लगा कि यहाँ कुछ कटपिट नहीं रहा है, अब हमें निकालना ही पड़ेगा, अब कोई और विकल्प नहीं रहा हमारे पास। तो हम क्या करें, सॉल्व कैसे करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इधर से y उठा के इधर डाल दो या x इधर से उठा के उधर डाल दो, वन एंड द सेम थिंग। तो डाल देते हैं हम, मैंने क्या किया y को इधर उठा के रखा, तो y स्क्वायर करना है, तो x की पावर 4/4 इज इक्वल टू 4x, तो एक x तो गया, कैंसिल हुआ मतलब ये 0 आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। कैंसिल ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं एक तरफ लेके आते हैं, x कॉमन लेते हैं, फिर बोलते हैं x इज 0, तो वो 0 के करस्पॉन्डिंग जो मैंने कैंसिल किया ना अभी, वो 0 के करस्पॉन्डिंग है। फिर उसके बाद मेरा क्या बचता है, x³ इज इक्वल टू 16, तो x कितना मेरा को बना 16 की पावर 1/3, x मतलब x1 अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। नाउ क्या करेंगे, इसको इसमें रख के y1 निकाल लेंगे, तो y1 मेरा कितना आ गया x स्क्वायर मतलब 16 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2। सो जस्ट यू हैव टू प्लग दीज वैल्यूज हियर, ठीक है ना। थोड़ा नीट एंड क्लीन आंसर नहीं आ रहा है, वो टर्म मतलब कर्व ऐसे दे रखे हैं, नहीं तो कैंसिल आउट हो सकता था। इन दिस पर्टिकुलर केस वो पावर फ्रैक्शन वगैरह आएंगी, ठीक है ना, कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आएगा। ओके, जस्ट यू हैव टू प्लग दीज x1 y1 वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रोसीजरल तरीका है, कोई दिमाग खर्च नहीं करना है, ठीक है ना। एक्चुअली टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक ही ऐसा है, बहुत ज्यादा प्रोसीजरल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, बट ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली कर्व लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस x एंड y इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू e। दिस इज माई एग्जाम्पल 2। वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स। करो, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं क्या बन रहा है ये कर्व। तो e की पावर 1 माइनस x क्या होगा ये हमारा, e की पावर माइनस x में मैंने x को x माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा, मतलब e की पावर माइनस x में इफ आई विल रिप्लेस x विद x माइनस 1, दिस विल बी e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 विच इज e की पावर 1 माइनस x। तो e की पावर माइनस x में मैं x को x माइनस 1 रिप्लेस कर रहा हूं, दैट मींस e की पावर माइनस ऐसा होता है, तो उधर उसकी राइट हैंड साइड 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, तो कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू e है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 पे 1 आए, x इज इक्वल टू 1 पे 1 आएगी वैल्यू, ठीक है, 1 पे 1, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस x का ग्राफ। फिर मैंने बोला चलो इसको 1 को 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं मैं भी, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला y इज इक्वल टू ln ऑफ x, तो ये तो स्केल किया है बस हमने, तो ln x जैसे ही ग्राफ रहेगा बट x एक्सिस पे स्केल हो जाएगा जैसे, ठीक है। तो द कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, ये मेरा कर्व होगा ऐसा कुछ, तो ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा स्केल होगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, वैसे तो ln 1 पे होता था, बट स्केल करने के बाद क्या हो जाएगा 1/e, वैसे भी रख के देख लो x के 1/e रखोगे तो ln 1 बनेगा विच इज 0, तो दिस पॉइंट इज 1/e। अब मैंने बोला कि ग्राफ से इतना पता चल गया कि ये दोनों कर्व एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, अब हमने क्या बोला था, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो मेरे को इक्वेट करना पड़ेगा e की पावर 1 माइनस एक्स को ln x e के। अब इसका कोई प्रोसीजरल तरीका तो है नहीं सॉल्व करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुमने मान लो इधर से e हटाने की कोशिश की, ln लिया, तो इधर डबल ln आ जाएगा। अगर मान लो इधर से ln हटाने की कोशिश की तो ये e की पावर में चला जाएगा, तो e की पावर में e की पावर में समथिंग, तो कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है ना, मतलब कोई फिक्स प्रोसीजरल तरीका तो है नहीं इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमने क्या बोला था, वी विल ट्राई विद ऑब्जर्वेशन। अब तुम ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस टाइप का तो वो एग्जामिनर देगा ही, उसका इंटेंशन ही यही है कि तुम ऑब्जर्वेशन तुम लगाओ उसमें। और ऑब्जर्वेशन भी ऐसा होगा कि जो ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सम इंटीजर टाइप, मोस्टली 0 के आसपास, 0 1 2 -2 -3 टाइप, बहुत इंटीजर टाइप होगी 0 के आसपास, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं ज्यादातर। तो अब दिख रहा है हमें ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन एक बार फंक्शन में भी किए थे, ऑलमोस्ट शायद यही था क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद है। उसमें यह था कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो हमने इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, देखा कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। उधर ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, इक्वेशन आई थिंक सेम ली थी मैंने। तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है x इक्वल टू 1 पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड करस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी 1, क्योंकि x को 1 रखूंगा तो ये e की पावर 0 विच इज 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आ गया मेरा। अब कुछ नहीं बचा, अब तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, m1 निकालो, m2 निकालो, उस फॉर्मूले में वैल्यू प्लग करो। तो कर लेते हैं थोड़ा। तो इसके लिए y डैश विल बी e की पावर 1 माइनस x का e की पावर 1 माइनस x, फिर चेन रूल से माइनस x का -1। सो दिस वी हैव टू इवैल्यूएट एट x इज इक्वल टू 1 1, तो x इधर तो खैर x ही है तो 1 रख देंगे इधर, e की पावर 0 इज 1, -1 बचा, तो दिस इज -1, दिस इज लेट्स से m1। फिर मैंने इस कर्व को डिफरेंशिएट किया ln x वाले को, तो y डैश कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स ई इंटू ई एट x इज इक्वल टू 1। सो ये e से e गया, दिस इज 1, तो m2 इज 1। तो देखो ध्यान से देखो, m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1। दैट मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और कि आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली एंड सेज दिस इज द ओनली इंटरसेक्शन, हेंस आई कैन से कि दीस टू आर कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, दीस टू आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, लिख लो, सिंस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री एंड दीस टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट ओनली सिंगल पॉइंट एंड दैट, और उस पॉइंट पे भी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर आई विल से C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चंस। आज मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, जो भी टेंजेंट पे मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो दैट टुमारो वी विल स्टार्ट विद मोनोटोनिसिटी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, वो एंगल बिटवीन द कर्व्स निकालना है। कर्व्स आर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द, एक मिनट, हाँ, टू कर्व्स, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैसे स्टार्ट करें, पहले तो कर्व देख लिए, अब ये तो दोनों स्टैंडर्ड कर्व है, अगेन बोथ आर हाइपरबोला। एक तो अपना ये वाला हाइपरबोला है, कौन सा, ये वाला, और एक इसका रोटेटेड वाला। तो लेट से मैं उसको अलग कलर से बना देता हूं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज द नेक्स्ट अदर हाइपरबोला। तो दिख रहा है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, मान लिया x1 y1, और मैंने बोला जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी मैं x1 y1 नहीं निकालूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी आखिरी में तो आई विल पुट देन आई विल ट्राई टू फाइंड। तो स्टार्ट करें, इस कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं एट x1 y1। तो 2x माइनस 2y y डैश इक्वल्स टू 0। तो y डैश का वैल्यू कितना आया, x1 अपॉन y1 आएगा एट x1 y1, दिस इज माय m1। ठीक है ना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने x1 अपॉन y1। सिमिलरली फॉर द सेकंड कर्व, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल से x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश, दिस इज इक्वल टू 0। तो इधर से y डैश कितना आया, मतलब मेरा m2 एट x1 y1, दिस इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन x1। तो देखो अब लकीली क्या हुआ, मुझे x1 y1 निकालने की जरूरत पड़ रही है, नहीं। देखो दोनों का प्रोडक्ट ध्यान से, -1 आ रहा है, सिंस m1 इंटू m2 इज -1, देयरफॉर कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने तो x1 y1 जनरल पॉइंट लिया था,
और ग्राफिकली मुझे दिख रहा है कि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इधर इंटरसेक्ट 90 डिग्री कर रहे हैं तो इधर भी 90 डिग्री ही करेंगे, ठीक है ना। सो मैं क्या बोलूंगा, बोथ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, बोथ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब ध्यान करो, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये एग्जांपल किया था, याद करो। हमने क्या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में मैंने बोला था इसका इसके लिए ऑर्थोगोनल कर्व्स निकालो, तो क्या किया था हमने, पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, फिर उसमें dy बाय dx को मैंने रिप्लेस किया था माइनस dx ओवर dy, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को ये कर्व मिला था, याद करो हमने लास्ट में देख किया था, ठीक है ना। तो उधर हमने ऑलरेडी कर चुका है ये कर्व कि ये दोनों कर्व्स क्या करते हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, दीस टू आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये किया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो नेक्स्ट इज इफ द टू कर्व्स, अब एक कम कर रहा हूं मैं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोसीजरल, मतलब कोई ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। तो इट्स बेटर कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इंस्टेड ऑफ मैं 3-4 क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करूं, ठीक है ना, उसमें टाइम पूरा निकल जाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो एंगल बिटवीन द कर्व्स के होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, और फिर जो मुझे लग रहा है कि टेंजेंट्स नॉर्मल में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं एज अ होमवर्क तुम लोगों को दे रहा हूं, और एज अ सीरियस नोट करना जरूर है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टू कर्व्स C1 दे रखा है y² इज इक्वल टू x, और C2 दे रखा है xy इज इक्वल टू k, कट्स एट राइट एंगल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। क्या करना है तुम्हें, बस सिंपल m1 निकालना है, लेट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1, फिर m1 निकालना है m2 निकालना, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 कर देना, ठीक है ना, उससे x1 y1 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। और एक बार x1 y1 आ गया इसमें रख के यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, ओके। सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द एंगल at which the curve y is equal to k into e की पावर kx intersects the y axis, ठीक है ना। तो y axis के लिए याद रखना वो नोट जो मैंने बताया था, if one of the tangent is parallel to y axis, तो बेसिकली y axis को खुद उसने y axis दे दिया टेंजेंट की जगह, तो याद रखो वो नोट के हिसाब से, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मतलब ऐसे लिखना है y axis is dash, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of y is equal to sin x and y is equal to cos x if x belongs to pi से 3 5 सॉरी ये तो कुछ गलत दे दिया है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, पाई से 5π/4, नहीं पाई से 3π/2 लेट से, ठीक है ना। सो दैट एक ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स हमें पता है ये तो बार बार रिपीटेडली 2π के साइकिल में 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो दिख रहा है क्लियरली π/4 पे और आई थिंक 5π/4 पे, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू इज -1/√2। नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड द condition if curves x² upon a1 plus y² upon b1 equals to 1 and x² upon a2 plus y² upon b2 equals to 1 intersects orthogonally, ठीक है ना। तो these are the question based on तुम्हारा एंगल बिटवीन द कर्व्स। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। बाकी अपना क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का तो बहुत कम ही काम है, मतलब प्रोसीजरल तरीका है, बाकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी तुम्हें एलिमिनेट करने में, ठीक है ना। सो इसको करके बताना मुझे, देखता हूं कौन कौन रिप्लाई करता है। ये 3 क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा,
रिप्लाई मी दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूं टेंजेंट नॉर्मल के, दैट यू कैन डू फॉर प्रैक्टिस। ओके कॉपी करो इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं। टेंजेंट नॉर्मल के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना? एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट जस्ट अ सेकेंड, let tangents are drawn from origin to the curve y is equal to sine of x, ठीक है ना? then prove that the point of tangencies will lie on the curve x square y square is equal to x square minus y square। बेसिकली पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज का लोकस निकालना है मुझे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज जिस कर्व पे लाई कर रहे हैं वो निकालना है। मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज अज्यूम करना, जैसे हम लोकस का क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेट में h, k, फिर एनी हाउ यू हैव टू गेट सम रिलेशन इन h and k एंड यू हैव टू replace h with x and k with y to get the required curve, ठीक है? then comes question 2, show that the tangents to the curve 3x square plus 4xy plus 5y square minus 4 equals to 0. Show that the tangents to the curve at the points in which it is intersected by the lines 3x plus 2y equals to 0, 2x plus 5y equals to 0 are parallel to coordinate axes, ठीक है? समझ में आया क्या बोल रहा है वो? कि show that the tangents to the curve this at the points where it is intersected by these two lines are parallel to coordinate axis। मतलब ये कोई तो कर्व है, लेट्स से ये कोई कर्व है, लेट्स से मैं पहली लाइन की पहले बात कर लेता हूं। उसने बोला कि इस लाइन ने इसको कर्व को जहां कट किया लेट्स से ये लाइन हो गई, इसने इस पॉइंट पे कट किया, तो वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट जो होगा ना दैट इज ईदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ठीक है, तो करो इसको, क्वेश्चन नहीं आता है तो पूछना। चलो मैं एक हिंट देता हूं छोटा सा। मैंने बोला कि वही वाला जो भी मैंने अपना एंगल बिटवीन द कर्व्स में बोला था कि जब तक जरूरत ना पड़े पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला नहीं, उसमें मेहनत नहीं की, ठीक है ना? समझ में आया क्या बोला? जब तक जरूरत ना पड़े तब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत निकालो। मान लो x1 y1 और लास्ट में हो सकता है वो x1 y1 निकालने की जरूरत ही ना पड़े, कट पिट जाए, ठीक है ना? सो दैट इज अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट all the points on y square is equal to 4a into x plus a sine of x by a for which tangent is parallel to x axis lies on the parabola y square is equal to 4ax। ठीक है ना? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, प्रोसीजरल ही है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचते हैं, वो और दे देता हूं, फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो कॉपी करो, मैं दो क्वेश्चन रब कर रहा हूं, फर्स्ट टू क्वेश्चंस। फाइंड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क दिस क्वेश्चन स्पेशली फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू।
फाइंड, ठीक है ना, इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, पहले एक बार तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज। और अगर किसी को लगे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन मेरे को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना चाहिए, मतलब नहीं आता है तुम लोगों को मान लो, तो प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, मतलब ठीक है ना, मतलब फास्ट से मेरा मतलब है इवनिंग से पहले मुझे बता देना, सो दैट आई विल रिकॉर्ड में मैं ऐड कर लूंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आई विल टेक दिस ओनली, बट अगर किसी बच्चे का रिक्वेस्ट आता है तो आई विल डेफिनेटली ऐड अदर क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इफ द इक्वेशन mod of sin x is equal to √3/2 mod of x plus small a have no solution, कोई हिंट नहीं दूंगा अभी, कोई मजा नहीं आएगा फिर। चलो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द टेंजेंट at a variable point p to the tangent at a variable point p of the curve y is equal to x square minus x cube meets it again at capital Q, then show that ठीक है ना, show that the locus of the middle point of p comma q is 1 minus 9x minus 28x square minus 28x cube, ठीक है ना। दिस इज द, अच्छा ये इक्वल टू होगा या दिस इज करेक्ट, दिस इज द लोकस, ठीक है करेक्ट है। सो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी इसमें, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाइज लेंदी, ठीक है ना। दिस इज गुड फॉर एडवांस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, दैट इज मोनोटोनिसिटी। ओके, थैंक यू।